नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में हम लोग एक बार फिर वेस्ट बंगाल सरकार की बात करने जा रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीन विषय ये हैं कि ममता बनर्जी का डेवलपमेंट को लेकर रवैया, दूसरा विषय ये है क्या राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बन रही है, तीसरा विषय ये है कि ममता बनर्जी की खुद की सांसदों ने एंटी इनकम्बेंसी की बात कहना शुरू कर दिया है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को और बढ़ा रही है चुनाव आयोग। हमारी एंटी इनकम्बेंसी को चुनाव आयोग बढ़ा रहा है, जिससे बंगाल में कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन सरकार बनेगी। इसके अलावा कैच 22 एक शब्द इस्तेमाल होता है, कैच 22 का मतलब होता है ओहापोह की स्थिति, जिसमें न उगलते बनता है न निगलते बनता है। ममता बनर्जी की गले में एक ऐसा टुकड़ा फंस गया है जिससे ये पता लग रहा है कि ना तो उनको उगलते बन रहा है और ना ही उनको निगलते बन रहा है। आखिर निर्णय करें तो करें क्या। इन तीन चार विषयों को इकट्ठा करके बात करते हैं और कॉम्पैक्ट सबका रिलेशन बंगाल चुनाव से है। एक पहला विषय ये है कि सागरिका घोष ममता बनर्जी की ही सांसद हैं। सागरिका घोष का एक इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की बात स्वीकार करी, जबकि जनरली चाहे कितनी घनघोर एंटी इनकम्बेंसी क्यों ना हो, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता एंटी इनकम्बेंसी की बात करता नहीं है। कहता है कि इतने साल शासन के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और हम पॉजिटिव हैं क्योंकि हमने ये किया है वो किया है और अच्छा बुरा जो भी बताते हैं। लेकिन सागरिका घोष ने जब ये बात कही और कुछ न्यूज़ एजेंसियों ने उसको छापा कि वो उन्होंने स्वीकार किया कि एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में है और सभी पार्टियों की होती है। जब इतने लंबे समय तक सत्ता में कोई रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन हम उसको मैनेज कर लेंगे। हमारे मैनेज करने से पहले चुनाव आयोग का एक बड़ा रोल है, जो एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ा रहा है। सागरिका घोष का ये बयान अपने आप में ये बता रहा है कि उनके सांसदों को, ममता बनर्जी और पूरी टीम को इस बात की बड़ी चिंता है कि इस एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटा जाए। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब साफ है कि अब वो चुनाव हार रही हैं, ऐसा उनकी पार्टी के जो बुद्धिजीवी हैं, सागरिका घोष बुद्धिजीवियों में मानी जाती हैं, तो जो बुद्धिजीवी हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर ये बात का मंथन है कि वो चुनाव हार रही हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो इतना चिल्ला रही हैं तो ममता बनर्जी के चिल्लाने के पीछे का जो कारण है वो भी सबको सोचना ही चाहिए कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण। तो सागरिका घोष तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा मामला कोलकाता के एक मेट्रो रेल का है। हम सब जानते ही हैं कि मेट्रो केंद्र की परियोजना होती है। देश में जहां कहीं भी मेट्रो बन रही होती है वो केंद्र सरकार की परियोजना होती है। केंद्र सरकार कम्युनिकेशन यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में कम्युनिकेशन के लिए मेट्रोज बनाती है। कोलकाता में हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत पहले बहुत अच्छी अंडरग्राउंड व्यवस्था थी, लेकिन सरकारें बैठी तो उन्होंने डेवलपमेंट ध्यान में नहीं रखा, इसलिए कोलकाता में ट्रैफिक जाम का मसला इस समय आता है। कोलकाता में मेट्रो के एक प्रोजेक्ट में मेट्रो ने जब कोलकाता पुलिस से कहा और सरकार से कहा कि आप ट्रैफिक का हमें क्लियरेंस दे दीजिए ताकि हम पोल खड़े कर सकें, पिलर खड़े कर सकें, ऊपर से मेट्रो जाएगी और यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी देख लीजिए और हमें पुलिस प्रशासन दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर पिलर खड़े करके मेट्रो को ले जा सकें। एक चुंगी का मामला था। राज्य सरकार ने मना कर दिया और राज्य सरकार ने वो देने से मना किया। राज्य सरकार ने कहा कि भाई त्योहारों का समय है, ये जो भी राज्य सरकार ने अपना कारण बताया और बोले वहाँ एम्बुलेंस निकलती है और वहाँ ट्रैफिक रहता है और ऐसा रहता है वैसा रहता है, यहाँ अगर हमने पिलर बनाने की अनुमति दे दी तो पूरे शहर में जाम लग जाएगा। मेट्रो रेल और केंद्र सरकार कोलकाता हाई कोर्ट चली गई। कोलकाता हाई कोर्ट में उस समय के एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब 2 जजेस की बेंच ने उसकी सुनवाई करी। सुनवाई करते समय उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जबकि मेट्रो ये कह रहा था, जो मेट्रो कॉरपोरेशन काम कर रही वो ये कह रही थी कि हमने एक रास्ता ऑल्टरनेट बना दिया है जहाँ से ट्रैफिक पास हो सकता है। अब हमें पुलिस की आवश्यकता है और साथ में ट्रैफिक की डिक्लेरेशन की आवश्यकता है जो ट्रैफिक पुलिस करेगी। राज्य सरकार उपस्थित हुई। राज्य सरकार ने वही बात दोहराई कि पहले तो त्योहारों का समय है, हम नहीं दे सकते, वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, हम नहीं दे सकते। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई हिंदुस्तान तो त्योहारों का ही देश है,
लगातार यहाँ त्योहार ही रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर देखना और ट्रैफिक व्यवस्था देखना, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार को जब वो अल्टरनेट रोड बनाकर दे रहे हैं जहाँ से ट्रैफिक पास हो सकता है, और वो खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक निकाल कर ले जाइए, आप हमें केवल पुलिस थोड़ी सी मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दीजिए और ट्रैफिक का डिक्लेरेशन कर दीजिए। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द से मतलब उन्होंने कहा कि आप इसको निर्णय करिए और इसका डिक्लेरेशन करिए और आप इसका गजट करिए। कोलकाता हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ ममता बनर्जी केंद्र में सुप्रीम कोर्ट चली आई। ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस और 3 जजेस की बेंच ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुनवाई आज करी। सुनवाई करते समय राज्य सरकार ने फिर वही बात दोहराई कि भाई मेट्रो जो बन रही है वो मेट्रो हमारे लिए एक संकट खड़ा कर रही है, ट्रैफिक की हम व्यवस्था नहीं कर सकते और चुनाव का टाइम है और ये है वो है, ऐसा है वैसा है। चीफ जस्टिस को समझते टाइम नहीं लगा कि ये डेवलपमेंट नहीं, ममता बनर्जी अपनी जिद पूरी कर रही हैं। इसलिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि आप अपनी राजनीतिक जिद के चलते प्रदेशवासियों को क्यों तंग कर रही हैं। तंग करने से मतलब उनका सीधा साफ नहीं उन्होंने कहा आप अपनी जिद के आगे, राजनीतिक जिद के आगे, खासतौर से शब्द इस्तेमाल होता है, राजनीतिक जिद के आगे आप ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट क्यों नहीं होने दे रही। राज्य में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अगर कोई कर रहा है तो आपके लिए तो खुशी की बात है। अगर केंद्र में मतलब मेट्रो काम कर रही है तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि वहाँ मेट्रो पड़ रही है और केंद्र मतलब सरकार डाल रही है, तो आपके लिए तो आपके प्रदेश के लिए अच्छी बातें हैं। चीफ जस्टिस का आफ्टर ऑल कहना ऐसा था, शब्द उनके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा और राज्य सरकार से कहा कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये जिद ना करिए, राजनीतिक जिद मत करिए, आप डेवलपमेंट के काम करिए, इसमें सुविधाएं दीजिए और उससे अच्छा क्या कर सकते हैं इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए राजनीतिक जिद, हठ धर्मिता को आप अलग रख दीजिए और हम कोलकाता हाई कोर्ट के डिसीजन में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं पाते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इसलिए आपकी अपील, चूंकि राज्य सरकार आई थी, आपकी अपील को हम यहाँ डिसमिस करते हैं। यानी कि उनकी जो हाई कोर्ट के खिलाफ वो ऑर्डर आया था और हाई कोर्ट के खिलाफ वो अपील आई थी, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। यानी कि ममता बनर्जी को आज फिर से धक्का लगा। अब एक नई एनोमली राज्य में खड़ी हो गई। हम सबको याद होगा कि एसआईआर के मामले में ममता बनर्जी ने यह कहा था, खुद आके कोर्ट में कहा था कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। अब चुनाव आयोग पर चूंकि उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों को लगा देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और बाकी मशीनरी को, और ये कहा कि जब तक ये एसआईआर का चक्कर नहीं हो जाता तो कुछ अर्जेंट केसेस को छोड़कर ये सब लोग इसी की अपीलें सुनेंगे। यानी कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से भी जो भी बनाकर रखा होगा, जो उन्होंने अपनी फीडिंग की होगी, उसकी अगर ग्रीवांसेस हैं कुछ, तो वो ग्रीवांसेस आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। उन ग्रीवांसेस के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम और मैजिस्ट्रेट की मशीनरी होती थी जो राज्य सरकार की होती, या फिर उस मशीनरी को उस समय कब्जा किए होता था चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग अपील नहीं सुनेगा, अब उसकी अपील या उसकी ग्रीवांसेस सुनेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने एक बड़ी संकट है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का विस्तार तो होता ही है, 60 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 60 लाख लोग एसआईआर से बाहर हुए हैं और वो 60 लाख, इनकी ग्रीवांस यही है कि 60 लाख वोट अगर चला जाएगा तो ममता बनर्जी का ही वोट है, उनका मानना है। तो ये 60 लाख जबरदस्ती चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। अब ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी उलझन है, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो 22 है। क्या है उनके सामने उलझन? उनके सामने उलझन ये है कि 60 लाख ग्रीवांसेस को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। जो चुनाव आयोग ने बना दिया है, जो उन्होंने लिस्ट पब्लिश कर दी है, उसमें 60 लाख लोगों की ग्रीवांसेस का मतलब ये होता है कि वो चुनाव से पहले तो पूरी नहीं हो पाती। अब चूंकि वो चुनाव से पहले पूरी नहीं हो पाएंगी तो सवाल ये पैदा होता है, तो फिर क्या बिना चुनाव के, बिना ग्रीवांस सॉल्व किए चुनाव हो जाएगा? हालांकि चुनाव आयोग ने 19 ट्रिब्यूनल बनाए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी आदेश के खिलाफ किसी को अपील डालनी होती है तो ट्रिब्यूनल बनाए हैं, 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए हैं। आप जाइए इलेक्टोरल रोड्स में, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ भी वहां जा सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या ये जो कैच 22 है वो पूरा हो जाएगा? पूरा होने का मतलब ये है कि क्या ममता बनर्जी बिना इलेक्टोरल रोल के समाधान के चुनाव में जाएंगी?
अगर वो बिना इलेक्टोरल रोल के यानी कि ग्रीवांसेस को सॉल्व करे बगैर अगर वो चुनाव में जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में लड़ रही है, वो साफ तौर पर चुनाव ही इस आधार पर लड़ेगी और वो कहेगी कि भाई ये जो वोट था 60 लाख, आपने ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बना के रखा था, ये विदेशी था, ये तुम्हारा वोट बाहर हो गया है और अब तुम चुनाव में आ गई हो, तो 60 लाख की ग्रीवेंस तुम्हारी खाली पीली परेशान करने की बात थी। ये 60 लाख एक्चुअली भारत का वोट ही नहीं था। तब भी ममता बनर्जी के लिए चुनावी नुकसान होता है। लेकिन अगर वो ये कहती हैं कि 60 लाख के 60 लाख जो ग्रीवांसेस हैं उनका डिस्पोजल होना चाहिए, उसके बाद चुनाव होना चाहिए, तो जो मार्च की तारीख है जब ममता बनर्जी का टाइम एक्सपायर कर रहा है, तो फिर वो तो टाइम पूरा हो जाएगा। टाइम अगर पूरा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में, यानी कि अगर चुनाव आयोग उसको आगे बढ़ाता है, अप्रैल से पार ले जाता है और ये कहता है कि हम अप्रैल इसमें निकाले दे रहे हैं, तो हम सारी 60 लाख ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के बगैर हम चुनाव नहीं करवाएंगे, तो फिर ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और अगर उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो ऐसी परिस्थिति में, चूंकि उन्होंने शपथ 5 साल के लिए ली है, क्या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। अब अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ममता बनर्जी की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाती है, और अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है तो फिर चुनाव ऐसे ही करवाना पड़ेगा। चुनाव ऐसे ही करवाना पड़ेगा का मतलब अब चुनाव जो है वो आपको बिना ग्रीवेंसेस सॉल्व करे करवाना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी इस समय अलग तरह के ओहापों में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से डेली कुछ ना कुछ उनके लिए मिल रहा है, वो उनकी हठधर्मिता रोज कोर्ट के सामने आती है। कभी आईपैक के मामले में आती है, कभी ईडी के मामले में आती है, कभी सीबीआई के मामले में आती है, कभी आरजी कर हॉस्पिटल के मामले में आती है, कभी मिसमैनेजमेंट को लेकर आती है, कभी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जैसा आज मैंने कहा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं होने दे रही, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होने दे रही, पब्लिक का नुकसान अपनी हठधर्मिता में कर रही हैं, वो भी सब समस्या का कारण बनता है। और हाईलाइट वो रहती ही हैं। एसआईआर के मामले में रोज ही वो आ रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपमेंट के काम में भी उनकी टांग खींच दी। टांग खींचने से मतलब है उनको हड़काया। तो अब ये चुनाव इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि ऐसा लगता है कि एक एक बॉल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक एक बॉल पर कैच होना या सिक्स पड़ना किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है। जब सागरिका घोष ये कहती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर है, आप सोचिए कि अगर 60 लाख जो ग्रीवांसेस हैं वोट के, अगर उसका डिस्पोजल करे बगैर चुनाव में वो नहीं जाती हैं, वो कहती हैं कि नहीं डिस्पोजल किए बगैर नहीं, और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम डिस्पोजल सारे करवा देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि चुनाव आयोग भी डेट आगे फॉरवर्ड कर सकता है ये कहते हुए कि नहीं अभी हमारी तैयारी नहीं हो पाई, अभी इलेक्टोरल रोल का ये नहीं हो पाया। अगर ऐसा चुनाव आयोग खुद आगे बढ़ा देता है तो ममता बनर्जी का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर होगा कि वो ममता बनर्जी को उस समय अस्थायी या इंतरिम गवर्नमेंट बनाकर रखते हैं या फिर गवर्नर रूल लगा देते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। और अगर गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लग गया वहां, आप सोचिए जो इस समय परिस्थिति बन रही है, अगर प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल लग गया तो ये निश्चित है कि ममता बनर्जी बहुत बुरी हारने वाली हैं, क्योंकि बंगाल शक्ति के साथ चलता है। बंगाल का स्वभाव है वो जब परिवर्तन करता है तो वो पावर देखकर करता है। ममता बनर्जी इस समय पावर में है और उनके पास बाहुबल है। वो बाहुबल के आधार पर लोग डरते भी हैं और ममता बनर्जी के पक्ष में वोट डालते हैं, या ममता बनर्जी के लोग वोट डालने नहीं देते हैं, वो बाहर से ही हाथ में निशान लगाकर और बाकी अंदर वोट कोई डालेगा। एक इंटरव्यू में किसी का सुन रहा था, वो कह रहा था कि भाई जहां पर ममता का चिन्ह बना होता है उस पर वो कुछ ऑयल लगा देते हैं। अब अगर आपने वो बटन दबाकर आए हैं तो बाहर निकलकर दूसरा ऑयल देखेगा, ऑयल अगर लगा मिलेगा तो आप हमारे वोटर हैं, अगर ऑयल नहीं लगा मिलेगा, वो सुगंध नहीं आएगी तो वह मारे जाओगे। ये सब कुछ वहाँ पर चलता है जहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली आप फील्डिंग सजा लेंगे। हालांकि केंद्र सरकार लगी हुई से मतलब है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार वहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षा का मामला तैनात किए हुए, जुडिशरी भी पूर्ण रूप से सख्त है। अब देखना यह है कि वाकई में चुनाव फ्री फेयर हो पाता है बंगाल में कि नहीं, क्योंकि बंगाल के चुनाव की सबसे खास बात फ्री फ्लो होना। फ्री फ्लो होने के लिए ममता बनर्जी का पावरलेस होना आवश्यक है। अब ये परिस्थिति बन गई है जिसमें चुनाव आयोग
आगे डेट बढ़ा सकता है और ये जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो खत्म हो सकता है। इंतरिम मुख्यमंत्री भी उनको गवर्नर ना कंटिन्यू करे, प्रेसिडेंट ना कंटिन्यू करे और फिर चुनाव प्रेसिडेंट रूल में हो। अब देखिए ये एनोमली है लेकिन बन तो गई है और परिस्थिति तो क्रिएट हो ही गई है। इस परिस्थिति को कैसे झेलेंगी ममता बनर्जी ये तो समय बताएगा, लेकिन आप लोग लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ने ये जो ग्रीवांस सॉल्व करने की बात कही है कि ग्रीवांस सॉल्व करके ही हम चुनाव करवाएंगे, क्या वो 60 लाख ग्रीवांसेस अगले 1 महीने में सॉल्व होने वाले हैं? और अगर नहीं होने वाले हैं 1 महीने में सॉल्व, तो फिर क्या चुनाव आगे बढ़ेंगे? और चुनाव आगे बढ़ते हैं तो क्या ममता बनर्जी इंतरिम मुख्यमंत्री रहेंगी? क्या प्रेसिडेंट रूल लगेगा और प्रेसिडेंट रूल में चुनाव होगा? अगर प्रेसिडेंट रूल में चुनाव होता है तो ममता बनर्जी का क्या हश्र हो सकता है, उनकी वोटिंग परसेंटेज क्या रह सकती है? इन सभी विषयों पर आप अपनी राय ज़रूर हमको बताइए, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हर एक विषय पर चुनाव का समय है और वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए एक अभिशाप बन चुका है, इसलिए इस विषय पर आपकी राय ज़रूर चाहिए। आप अगर बंगाल से किसी ज़िले से हैं तो ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप बंगाल के कौन से ज़िले से हैं और वहाँ पर माहौल क्या है, ताकि आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ मैं कोई भी बात करता हूँ कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करता हूँ, पॉलिटिकल नज़रिए से बिल्कुल नहीं करता। यानी कि मैं अखबारों की कटिंग के आधार पर बात नहीं करता, मैं कोर्ट की फाइल के आधार पर बात करता हूँ। वही ध्यान में रखते हुए मैं इस चर्चा को कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन आपके इनपुट्स अगर हमें मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो एनालिसिस में और 4 चांद लगा देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।